प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 3.2 के इंट्रोडक्शन में 3.1 एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 3.2 के इंट्रोडक्शन में हमको जो चीज़ें पढ़नी है उसमें है, एक तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़नी है कि मैट्रिक्स में कितने तरीके के ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं, कितने तरीके की संक्रियाएं उसमें यूज होती हैं। एक तो ये हमको स्टडी करना है। दूसरा, हमको उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमको जो चीज़ें स्टडी करनी है उनमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिख के रखी हैं, आप देखिए। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयवों का योग। इसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को बोला करेंगे अवयवों का योग। क्लियर? अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बोलेंगे अवयवों का घटाना या अवयवों का अंतर, आप ऐसे कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एक अचर नंबर से एक अवयव का गुणन, एक अचर से किसी अवयव का गुणन। कि अगर एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर मतलब जिसे हम स्केल पर ले सकते हैं, एक रियल नंबर होगा और उस रियल नंबर से एक अचर नंबर से किसी अवयव का गुणन, ये स्टडी करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे, यानी कि दो अवयवों का गुणन। दो अवयवों का गुणन, दो मैट्रिसेस होंगे और उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट नंबर स्टडी करना है हम लोगों को, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, मैं आपको बताऊं, अवयवों का योग, अवयवों के योग के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी दो चीजें आपको याद रखनी है? पहली, कि जिन दो अवयवों को आपको जोड़ना है उन दोनों अवयवों का क्रम सेम होना चाहिए, ऑर्डर उनका एक ही होना चाहिए, कोटि उनकी समान होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ both the matrices should be same। मतलब ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, दोनों अवयवों का, या अगर दो से ज्यादा आप ऐड कर रहे हैं तो उन सब के ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। और जो सेकंड आपको एडिशन के लिए ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि उनके संगत अवयव ही जोड़े जाएंगे। याद रहेगा? ओके, क्या करा जाएगा? उनके संगत अवयव ही जोड़े जाएंगे। ओनली करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। उनके संगत अवयव, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव, ठीक है, उन्हीं को केवल जोड़ा जाएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक चीज ये आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए आई जे विच हैज द ऑर्डर m by n। ओके, एक ये मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और एक मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर b i j और उसका ऑर्डर भी m by n है, m क्रॉस n है। तो जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, देखो, जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा तो ही आप जोड़ सकते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये एक तो कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे।
मतलब अब अगर हम ए में बी को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे। और एक चीज, जब ये अवयव दोनों जुड़ेंगे तो जो अवयव ऐड होने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा, जिनका परिणामी अवयव हमको मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होना होगा? तो आंसर है उसका ऑर्डर भी यही होगा जो इन जोड़े जाने वाले दोनों अवयवों का होना चाहिए। तो जुड़ करके जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर भी इन्हीं के सेम रहना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आपने देखी। क्या चीज होना चाहिए? फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। जिन दो या दो से ज्यादा अवयवों को आपको ऐड करना है उनके ऑर्डर, उनकी कोटियां, उनके क्रम बराबर होने चाहिए। अगर पहली 2/3 क्रम की है तो दूसरी भी 2/3 क्रम की ही चाहिए हमको, नहीं तो आप ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज द कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, पहला अवयव ए आई जे एम बाई एन क्रम का, दूसरा मैट्रिक्स भी बी आई जे एम बाई एन क्रम का। बोथ द मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, देयरफॉर वी कैन ऐड देम। और जब उनको ऐड करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। देखो आई जे है पहले मैट्रिक्स का, आई जे का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का ith रो और jth कॉलम वाले एलिमेंट से ही जुड़ेगा। तो ये एक चीज बहुत याद रखनी। और ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी न्यू रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों का ऑर्डर था, दैट इज m बाई n। ओके, अब इसके लिए मैं ये तो आप इसको एग्जाम्पल नहीं, आप इसको कंडीशन मान सकते। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूं, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में कुछ भी आप ले लीजिए। पहले सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज दिस इज द मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑर्डर 2/2, सॉरी this has the order 2/2, and suppose we have one another matrix that is 5 6 7 8 and it has also order 2/2। अब हमसे बोला जाएगा इन दोनों को ऐड करिए। तो क्या सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये ऐड हो सकती हैं। ऐड कब होंगी? जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। इसका 2/2 ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है, तो इसका मतलब हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ऐड कर लेते हैं a प्लस बी। ऐड करेंगे तो जैसा कि मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। इस एलिमेंट, इसका एलिमेंट 1 और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 5। ये A11 का एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, इसलिए दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो 1 और 5 ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, 2 + 6। इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, 3 + 7। इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट इसके सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा। और आप देखेंगे इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी 6 8 10 और 12। और इसका ऑर्डर भी चेक करिए, इसका ऑर्डर भी आप चेक करेंगे एंड यू विल गेट दैट दिस मैट्रिक्स हैज आल्सो ऑर्डर 2/2। ओके, तो ये ऐड करने का तरीका होगा। अब बाई चांस अगर मैं एक मैट्रिक्स इसमें ले लेता, ये ले लेता, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/3 की। इसके बाद मैं दूसरी मैट्रिक्स ले लेता हूं, 7 8 9 10 11 12। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3/2। अब अगर कोई मुझसे बोलेगा कि इसको ऐड करके दिखाइए, तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या इन दोनों के ऑर्डर सेम है। तो हमने देखा कि एक ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/2 है, तो क्या दोनों के ऑर्डर सेम हुए? आंसर इज नो, दोनों के ऑर्डर तो सेम नहीं है। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तो हम फिर इनको ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब है A and B cannot be added. A and B in this case can't be added. In this case, इस केस में आप A और B को ऐड नहीं कर सकते।
ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है सभी बच्चों को कि अगर दो अवयव आप जोड़ना चाहते हैं तो देयर ऑर्डर शुड बी सेम, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर ऑर्डर सेम है इट मींस वी कैन ऐड देम। अगर ऐड कर सकते हैं तो किस तरह से ऐड करेंगे? हम इस तरह से ऐड करेंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत अवयव, और अब आप संगत अवयव भी पहचानते हो, संगत अवयव ऐड करे जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा। ठीक है, आई होप कि आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूं। दिस इज एग्जाम्पल 2 and now we can take one more example, that is suppose we have a matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This has the order 3 by 3, and we have another matrix that is again of order 3 by 3, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, and this is also order 3 by 3. अब फिर से एक बार चेक करना है कि क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो आप देखें इसका ऑर्डर भी 3 by 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 by 3 है, दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की है, इट मींस हम ऐड कर सकते हैं। और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऐड करके देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड किए जाएंगे, ये बहुत आप याद रखें। 1 को किससे ऐड करेंगे, 10 से, तो 1 को 10 से ऐड करेंगे 11, 2 को 11 से ऐड करेंगे 13, 3 को 12 से ऐड करेंगे इट विल बिकम 15, 4 को 13 से ऐड करेंगे 17, 5 को 14 से ऐड करेंगे 19, 6 को 15 से ऐड करेंगे 21, 7 को 16 से ऐड करेंगे 23, 8 को 17 से ऐड करेंगे 25, 9 को 18 से ऐड करेंगे 27। एंड नाउ, और इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर भी 3 by 3 ऑर्डर आपको मिलेगा। नाउ आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सो वी हैव डन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ वी कम टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दैट हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट वन मैट्रिक्स बाय अनदर। एक अवयव को दूसरे अवयव से कैसे माइनस कर सकते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक अवयव को दूसरे अवयव से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। ओके, आप देखिए मैंने सारे वही एग्जांपल ले लिए हैं, उन एग्जांपल्स को यहाँ से रिमूव नहीं किया। ठीक है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन लगभग दोनों का एक तरीके का होता है, इसलिए मैंने एग्जांपल्स वही रखे हैं, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयवों का घटाव, अवयवों के बीच अंतर कैसे निकालते हैं। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, जैसे ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। ये कंडीशन तो सब्ट्रैक्शन में भी रहेगी कि अगर एक अवयव में दूसरे अवयव को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जिस अवयव में जिस अवयव को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उन दोनों के भी ऑर्डर सेम ही रहने चाहिए, ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन, ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, और केवल संगत अवयव ही घटाए जाएंगे। आप ये बहुत याद रखें। फिर से पहला क्या है, दोनों अवयवों के क्रम समान होने चाहिए। अगर पहली m by n है तो दूसरी भी m by n है, पहले 2 by 3 है तो दूसरी भी 2 by 3 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, केवल संगत अवयवों को ही घटाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे एडिशन में संगत अवयवों को ही हम जोड़ते हैं, इसमें संगत अवयवों के बीच ही अंतर निकाला जाएगा। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है aij m by n ऑर्डर की, और दूसरी मैट्रिक्स bij m by n ऑर्डर की। ठीक है, अब देखो क्या हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है m by n, इसका भी ऑर्डर है m by n, इसका मतलब दोनों अवयवों के क्रम समान है।
और अगर दोनों अवयवों के क्रम समान है, दोनों अवयवों के ऑर्डर सेम है, तो फिर हम एक में दूसरे को बड़ी इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब अगर हम माइनस करते हैं, ए में से बी को अगर माइनस करेंगे तो उसके लिए क्या वैल्यू हमको मिलेगी? तो जब ए में बी को माइनस करेंगे तो इसके अवयवों में से इसके अवयव माइनस करने हैं, लेकिन याद रहे कि संगत अवयव ही माइनस किए जाएंगे। तो अगर इसका एलिमेंट ith रो और jth कॉलम का है तो उसमें इस वाले का ith रो और jth कॉलम का ही एलिमेंट माइनस किया जाएगा, संगत अवयव ही माइनस किए जाएंगे। और जब एक में दूसरे को माइनस करेंगे तो ऑर्डर क्या मिलेगा? जो नई मैट्रिक्स हमको सब्ट्रैक्शन के बाद मिलेगी, घटने के बाद मिलेगी, उसका क्रम क्या होगा? तो उसका क्रम भी वही होगा जो इन दोनों का क्रम था, यानी कि m/n। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जांपल है। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक दूसरी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, दोनों के क्रम सेम है। अगर दोनों के क्रम सेम है तो फिर तो हम बड़ी आसानी से एक में दूसरे को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको माइनस करके दिखाता हूं। a माइनस बी इज इक्वल टू, अब क्रम सेम है, माइनस तो कर सकते हैं लेकिन संगत अवयव ही माइनस होंगे। एक में से किसको माइनस किया जाएगा? 1 - 5। 2 में से 6 को माइनस किया जाएगा, 3 में से 7 को माइनस किया जाएगा, 4 में से 8 को माइनस किया जाएगा। अब अगर आप माइनस करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? यहाँ मिलेगा -4, यहाँ भी मिलेगा -4, यहाँ भी मिल जाएगा -4 और यहाँ भी मिलेगा -4। दिस इज अ कोइंसिडेंस कि सारे एलिमेंट सेम मिल गए आपको। ओके, इसका ऑर्डर कितना होगा आप चेक कर लीजिए, इसका भी ऑर्डर 2/2 ही आपको मिलेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने बोला दैट दिस इज अ कोइंसिडेंस कि सारे एलिमेंट्स इसके सेम मिल गए, ये एक इत्तेफाक ही है। और मैंने तो ऐसे ही नंबर ले लिए एट रैंडम। सेकेंड एग्जाम्पल और देखते, अगर एक मैट्रिक्स हमारी ये है और दूसरी मैट्रिक्स ये है। फर्स्ट मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर 2/3 बट सेकेंड मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर 3/2। ओके, अब क्या हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है? सब्ट्रैक्शन के लिए तो ये कंडीशन है कि जिस अवयव को माइनस करना है उन दोनों के क्रम सेम होने चाहिए। और हम क्या देख रहे हैं? इन दिस केस A has order 2/3 and B has order 3/2. It means both the matrices have not same order। और अगर बेटा उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स A and B can't be subtracted in this case। सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकती तो आगे का प्रोसेस ही खत्म हो गया। ओके, ठीक, क्योंकि क्रम बराबर नहीं है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड एग्जांपल, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स बी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं जरा, थोड़ा सा और अलग दिखने के लिए। तो मैं इसको चेंज करके कुछ भी ले सकता हूं। मैंने ले लिया 2 4 6 5 7 9 3 1 0 ऐसा ले लिया मैंने। और इस बार मैं आपको b - a करके दिखाऊंगा। ठीक है, b में से a माइनस करने हैं। क्लियर? सबसे पहले प्लीज चेक वेदर वी कैन सब्ट्रैक्ट a बाई b और नॉट। क्या हम a को b में घटा सकते हैं या नहीं घटा सकते? सबसे पहले तो ये चेक कर लो। उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए शर्त ये है कि दोनों के क्रम बराबर होने चाहिए। तो क्या B और A दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है? तो हम तो देख रहे हैं इसका भी ऑर्डर 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसलिए सब्ट्रैक्शन तो हो सकता है। तो ठीक है, अगर हो सकता है तो कर लेते हैं। फिर सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्शन होगा तो आपको एक 3/3 ऑर्डर का एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, बी में से ए घटाइए और याद रहे ओनली एंड ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, सो
2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 बचेगा। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 बचेगा। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 आ जाएगा। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 आएगा। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 आएगा। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 आ जाएगा। 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, -4 आएगा। 1 में से 8 को माइनस करेंगे, -7 आएगा। और 0 में 9 को माइनस करेंगे, दैट विल बी -9। अब आप देखें, ये जो अवयव आपको मिला इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी ऑर्डर 3/3 का है, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हमारा था। एंड आई होप कि आपको दो अवयवों का एक अवयव में दूसरे अवयव को कैसे माइनस करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है, बिल्कुल संकोच नहीं करें। ओके, तो ये हमने कर लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। एक स्केलर नंबर होगा और उससे हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। तो अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। तो देखते हैं अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक अवयव में किसी अचर नंबर से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है वो देखते हैं, और कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए आपको ये बताता हूं। मान लेते हैं, लेट वी हैव अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m/n। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स Aij m/n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब कभी हम किसी अवयव को किसी अचर नंबर से गुणा करते हैं, उसके लिए अवयव के क्रम का कोई बंधन नहीं है। अवयव का क्रम चाहे जैसा हो, चाहे वो जिस प्रकार की मैट्रिक्स हो, आप उससे किसी भी अचर नंबर से उस पे आप मल्टीप्लाई करवा ही सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देयर वाज सम बाउंडेशन फॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, एंड इन दिस केस व्हाइल वी आर मल्टीप्लाइंग a matrix by a scalar, so there is no any foundation for their order। उनके ऑर्डर के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप 2/2 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3/3 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है, 3/2 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है, वट एवर इट इज, कुछ भी हो, आप उस मैट्रिक्स में किसी भी अचर नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। कैसे कराएंगे? तो मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है, Aij इसके एलिमेंट्स हैं, जिसका m/n ऑर्डर है, ओके। एंड सपोज वी हैव एन स्केलर, लेट अ स्केलर बी k। हमारे पास एक अचर नंबर है k, ठीक है। स्केलर अचर ये k है, और हमें इस अचर नंबर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर k इंटू ए, k इंटू ए, ये क्या है? स्केलर। ये a क्या है? मैट्रिक्स, ओके। सो दिस इज अ स्केलर नंबर एंड दिस a इज अ मैट्रिक्स, ओके। अब जैसे ही मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कैसे करना है मल्टीप्लाई, आपको मैं बताऊं, आप याद रखिए। जब किसी भी मैट्रिक्स में, सभी लोग ध्यान से सुने, कि जब किसी भी अवयव में किसी अचर नंबर से गुणा होगा तो आपको याद ये रखना है कि उस अवयव के जितने भी एलिमेंट्स उसमें होंगे, सभी एलिमेंट्स में उस अचर नंबर से हम गुणा करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट रो में हो जाए बाकी छोड़ दो, या सिर्फ सेकंड कॉलम में कर लो बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी अचर नंबर से किसी भी अवयव को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपको ये चीज याद रखनी है कि उस अचर नंबर से उस अवयव के सभी अवयवों को गुणा कराया जाएगा, एक भी एलिमेंट छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको इसको करके दिखाते हैं। तो जब आप k से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने लिख दिया k
मल्टीप्लाइड बाई ए लिख देंगे तो ए की जगह पर ये आ जाएगा ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू ए इज इक्वल टू, देयरफॉर k इंटू ए इज इक्वल टू k का इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा k इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे सब में हम इस अचर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक भी एलिमेंट छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो पूरे 9 एलिमेंट्स में k से मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर 8 एलिमेंट्स, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो पूरे 4 में होगा, 6 हैं तो पूरे 6 में होगा, 8 एलिमेंट्स हैं तो पूरे 8 एलिमेंट्स में होगा। ये आपको करना है। और एक बढ़िया मजेदार चीज ये कि जब आप किसी अचर नंबर से किसी भी अवयव को गुणा करवाते हो तो मल्टीप्लिकेशन हो भी जाता है, और याद रखें मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। जिस ऑर्डर की वो पहले होती है बिफोर मल्टीप्लिकेशन, उसी ऑर्डर की वो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी बनी रहेगी। देखिए m बाई n, इट्स ऑर्डर विल नॉट बी चेंज्ड, इसका ऑर्डर चेंज नहीं किया जाएगा, सभी बच्चों को याद रखना है। ओके, नाउ वी सपोज सम एग्जाम्पल्स हियर, और मैं उनमें मल्टीप्लाई आपको करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 आप देखिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कुछ भी आप मान लो 1 2 3 4 5 6, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। और ये मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स में हमें एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी स्केलर नंबर ले लो आप, 1 2 5 6 10 50, कुछ भी 1/10, कोई भी स्केलर नंबर ले सकते हैं आप। तो मैं करा लेता हूं 4 से करा के आपको दिखाता हूं। देन व्हाट विल बी इक्वल टू 4 इंटू ए। ओके, तो 4 की जगह मुझे 4 लिखना है। 4 इज अ स्केलर नंबर एंड a is given 1 2 3 4 5 6। ओके, ये चीज। अच्छा, अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बोला कि जब मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है आपको। जैसे इसमें करिए मल्टीप्लाई, 4 से 1 को करेंगे तो 4, 4 से 2 को करिए 8, 4 से 3 को करेंगे 12, 4 से 4 को करेंगे 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24। इस तरह से ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। और इसका ऑर्डर चेक करिए, इसका ऑर्डर 2/3 था एंड यू आर सीइंग दैट इट हैज आल्सो 2/3 ऑर्डर। इसका भी ऑर्डर 2/3 का ही होगा, आप देखिए। और इस तरह से किसी भी स्केलर नंबर से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन you will multiply a matrix by a scalar, you will have to multiply all the elements by that scalar। आपको उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी बच्चों को अच्छे से याद रखना है। अब एक और एग्जांपल एक आध मैं लेके आपको दिखाता हूं। देखिए, लेट्स सपोज देयर इज सम अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एंड वी हैव वन मैट्रिक्स। कुछ भी ले लो आप यार, जो भी आपकी मर्जी आ जाए ले लो। मैं ले लेता हूं, ठीक है, मैं ले लेता हूं ABCDEF GHI एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, अब इसमें मुझे किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज सोच लीजिए कि इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है K से मल्टीप्लाई करना है। ओके, या और कुछ ले सकते हो आप। चलिए मैं K से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। KA, सो दिस इज अ स्केलर नंबर, दिस इज मैट्रिक्स। तो मैं K की जगह तो K लिखूंगा, A की जगह मुझे ये लिखना पड़ेगा ABCDEF GHI। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो K को फिर सारे एलिमेंट्स में आपको करना पड़ेगा। K को A से करेंगे K इंटू A, KB, KC, KD,
के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। ओके, ये एक स्केलर का एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन है। अगर इसका ऑर्डर 3/3 था तो आप देख सकते हैं कि बेटा इसका भी ऑर्डर 3/3 का ही आएगा। एंड आई होप कि अभी आपको ये बात समझ में आ गई है। एक छोटी सी चीज इसमें और आती है, इसमें आती है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का आपको नेगेटिव प्राप्त अगर करना है तो वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये बड़ी आसान सी चीज है, आपको करना है बस इतना है कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास होगी उसमें आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी अवयव का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो उस मैट्रिक्स में आप जिस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा -1। क्लियर? क्या करना है फिर से बताइए कि अगर किसी भी अवयव का आपको ऋणात्मक अवयव पता लगाना है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो उसमें आपको जिस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो स्केलर नंबर होगा -1। ओके, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक अवयव है, अवयव को कुछ भी मान लेते हैं, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 3, 2, 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स मान ली और हमें इस अवयव का ऋणात्मक अवयव पता लगाना है। तो ए का ऋणात्मक अवयव, ए का ऋणात्मक अवयव नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का नेगेटिव, उसको हम -a से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ए ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए का जो नेगेटिव होगा वी विल रिप्रेजेंट दिस बाई -a। ठीक है, यानी कि उसमें -1 से आपको मल्टीप्लाई करवाना रहेगा, आपको -1 से मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि -1 और इसके बाद ये मैट्रिक्स ए 5, 6, 8, 7, 9, 10, 3, 2, 1 और इसमें जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको ए का नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इस बार स्केलर नंबर कौन है? -1, और स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सारे एलिमेंट्स में होता है, तो करवा दीजिए। तो ये मिलेगा -5, -6, -8, -7, -9, -10, -3, -2, -1। तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आपको कि ये क्या है, ये है मैट्रिक्स ए, ठीक है, और ये क्या है, ये है मैट्रिक्स ए का नेगेटिव, मैट्रिक्स ए का अवयव ए का ऋणात्मक अवयव है ये। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको याद रहेगा कि नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, negative of matrix A will be represented by -a and it can be find by multiplying matrix with a real number that is -1। okay, तो इस तरह से हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय आई स्केलर। तो इसमें जो मेमोरेबल पॉइंट है वो क्या है कि जब भी आप किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लाई करना है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो ये हमने थर्ड पॉइंट कवर कर लिया कि एक अचर से किसी अवयव का गुणन। अभी लास्ट पॉइंट हमको पढ़ना है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का गुणन। ओके, सो प्लीज इसे आप नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ओके, देखते हैं अब हम दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, और इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा, इसमें बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि इसमें बच्चों को काफी परेशानी होती है, इसलिए अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस दैट इज 0.4 वी आर गोइंग टू स्टडी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अगर हम दो अवयवों का गुणा करना चाहते हैं तो दो अवयवों का गुणा कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, हम इसकी बात करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए जो कंडीशन है कि आप दो अवयवों का गुणा करेंगे, उसके लिए ये कंडीशन है कि जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे उनमें से पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्या कंडीशन है? पहले अवयव के स्तंभों की संख्या प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या ये द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। देखिए जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, पहली बात जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आप दो अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर ये शर्त पूरी नहीं होगी तो फिर दो अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकेगा। एक तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है क्या कि जिन दो अवयवों को आप गुणा करवाना चाहते हो उसमें आप जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, जैसे जब आप गुणा करवाते हो तो अगर अवयव ए को बी से करवाना है तो आप ए बी लिखोगे या तो आप बी ए लिखोगे, तो इसको बोला जाएगा प्रथम अवयव और इसको बोला जाएगा द्वितीय अवयव। इसमें ये प्रथम होगा और ये द्वितीय होगा। तो जैसे आप जिस क्रम में गुणा करवाना चाहते हो उसमें पहले वाले अवयव को प्रथम और दूसरे वाले अवयव को द्वितीय कहा जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले चेक करना होगा। जब भी आप दो अवयवों का गुणा करवाने जाएं, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करें कि क्या जिसका आप जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल होती हैं या ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। क्या फिर मैं बता दूं, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows in second matrix। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर इसको सिंबल्स में मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ऐसा होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स इज Aij matrix which has the order m by n, and we have one another matrix that is element Bij and order p by q। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, और हम ए बी करना चाहते हैं। अगर हम ए बी करना चाहते हैं तो ए में आपको याद होगा पहले हम रो बताते हैं बाद में कॉलम। तो अगर मैं इसमें कॉलम पूछूंगा तो कॉलम के नंबर है n, और इस वाली में अगर मैं रो पूछूंगा तो रो का नंबर है p। ठीक है, इट मींस आप ए बी तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसका ये नंबर इसके इस नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, सो फॉर ए बी, ए इंटू बी के लिए, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाने के लिए फॉर ए बी n should be equal to p। ठीक है, इस अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के
बराबर होना चाहिए, मीन्स n शुड बी इक्वल टू p, तभी आप ए बी ज्ञात कर पाओगे, नहीं तो आप ए बी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसे ही बी ए ज्ञात करने के लिए आप बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या को चेक करिएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई कि ये शर्त फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ, वो ये है कि चलिए ठीक है, ये शर्त हम चेक कर लेंगे, चेक करके मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होके जो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जैसे इसका ऑर्डर है m बाई n, इसका ऑर्डर है p बाई q, और n और p अगर आपस में इक्वल हैं तो जब नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके मिलेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? सपोज कीजिए कि जो मैट्रिक्स ए बी आपको मिलेगा दैट इज सी आई जे, मल्टीप्लाई करोगे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा सी आई जे मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि n और p इक्वल है तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा m बाई क्यू। आपको ये चीज याद रखनी है, m बाई क्यू का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको, ये तो रही सिंबल्स में लिखने की बात, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूं, आप उसे गौर से देखिए जरा। इसको ऐसे करते हैं हम, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसको आपको बताता हूं। आप देखिए, सबसे पहले एग्जांपल मान लेते हैं ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सबसे पहले मैं छोटी मैट्रिक्स लेता हूं, इससे आपको मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा, और एक बार अगर इसको आप समझ गए तो फिर बड़ा मैट्रिक्स भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स भी हमको लेना है। अब मल्टीप्लाई होने के लिए बेहद जरूरी है कि अगर इसमें दो स्तंभ हैं तो उसमें दो पंक्तियां होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हम ले सकते हैं 5 6 7 8 9 10। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 बाई 3। आप देखें इसमें दो पंक्तियां दो स्तंभ हैं तो 2 बाई 2, इसमें दो पंक्तियां हैं तीन स्तंभ हैं तो 2 बाई 3, और आप देख रहे हैं कि इसमें ये और ये आपस में इक्वल हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। आप देखें इसमें दो स्तंभ हैं, इसमें दो पंक्तियां हैं, इट मींस कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और ए बी निकाला जा सकता है, बी ए निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, इसके बारे में मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ए बी जरूर निकाल सकते हैं क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो गई है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ए बी कर सकते हैं। अब ए बी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें देखने की बात यह है कि जो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा उसका क्रम क्या आएगा। तो अभी हमने बताया कि अगर ये और ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बात। दूसरी चीज, मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा m बाई क्यू। तो क्या आप देख के बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाई 3। तो जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3, उसमें दो पंक्तियां होनी चाहिए, तीन स्तंभ होने चाहिए। अब जब हमको ये पता लग गया कि उसमें दो पंक्तियां और तीन स्तंभ होने चाहिए, तो हम चाहें तो इसका एक मॉडल तैयार कर सकते हैं, पहले इसका एक नमूना बना सकते हैं, और आप भी यही करो। जब भी कभी मल्टीप्लाई करो उसका एक मॉडल तैयार कर लो। मॉडल अगर आप तैयार कर लेते हैं 2 बाई 3 का, जैसे यहां पर बात हो रही है, तो आपको कभी भी मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो 2 बाई 3 का मॉडल कैसे तैयार होगा हमने आपको बताया भी है करके। उसके लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23। आप देखें 2
बाई 3 का एक मॉडल तैयार हो गया। इट मींस हमको केवल बस यही वाले एलिमेंट्स चाहिए और ये मॉडल आपको गाइड करेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। देखिए कैसे गाइड करेगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। ए बी हमको फाइंड करना है। अब यहां कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो पहले वाले की फर्स्ट रो और दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये एलिमेंट कैसे आपको गाइड करेगा। फर्स्ट रो को पहली मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो होगा उसको दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर से एक बार, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। और उसको यहां नोट कर देना है, इस जगह पर करिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट है 1 2, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 5 8। इस 1 2 को 5 8 से मल्टीप्लाई करिए। कैसे करेंगे? तो 1 को करेंगे 5 से, तो यहां पर आएगा 1 × 5 प्लस 2 को करना है 8 से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ये चीज आपको देखनी है। फिर से फर्स्ट पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, रो नहीं, तो पहली की फर्स्ट रो हमने ले ली और दूसरी का फर्स्ट कॉलम ले लिया। 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से। ओके, आई होप कि समझ आया। अच्छा, इस जगह पर क्या करना है? पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो अब 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 9 से, तो 1 को 6 से, 2 को 9 से, 1 को 6 से, 2 को 9 से, और उसको इस जगह लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे फिर हम। अच्छा, इस जगह पर क्या लिखेंगे? पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो 1 2, थर्ड कॉलम 7 10। तो 1 को करना है 7 से, 2 को करना है 10 से। 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 7 से और 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। ओके, अब आपको समझ आ रहा है? ठीक। इस जगह पर क्या आना चाहिए? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो चाहिए और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब ये वाला रो हमको नहीं चाहिए। अब यहां से भी मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि अब आपको ये समझने में आसानी हो। पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो चाहिए, तो पहले मैट्रिक्स का ये सेकंड रो हो गया, और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो दूसरी मैट्रिक्स का ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब 3 4 को 5 8 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 को 5 से, 4 को 8 से। तो हम करेंगे 3 को 5 से और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इस जगह पर क्या लिखना है? A22 मीन्स पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड रो नहीं, कॉलम। तो पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो 3 4 को 6 9 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 से, 4 को 9 से, 3 को 6 से, 4 को 9 से, और ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहां पर क्या लिखना है? पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। पहले अवयव का दूसरी पंक्ति और दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ से गुणा करना है इससे। तो दूसरी पंक्ति इसकी 3 4, तीसरा स्तंभ इसका 7 10, तो 3 को 7 से, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 7 से और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, बस। अब देखिए ये आपको इसने ये मॉडल तैयार कर लेने से किस तरह से इस मॉडल ने आपको अच्छे से गाइड किया। तो आपसे अगर मॉडल एक बार तैयार कर लेते हैं तो दो अवयवों के गुणनफल में कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी और बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। ओके, सो नाउ वी कैन सॉल्व इट। आप देखें, 5 1s are 5, 8 2s are 16, 3 5s are 15, 4 8s are 32, 6 1s are 6, 2 9s are 18, 3 6s are 18, 4 9s are 36, 7 1s are 7, 2 10s are 20, 7 3s are 21,
4 टेंस आर 40, ओके। अब स्कोर 16 में 5 ऐड करेंगे 21, 18 में 6 ऐड करेंगे 24, 20 में 7 ऐड करेंगे 27, 32 में 15 ऐड करेंगे 47, 36 में 18 ऐड करेंगे तो 54, 40 में 21 ऐड करेंगे 61, ठीक है, ओके। इस तरह से आप देख लीजिएगा, ऐड ही करना है नॉर्मल। 16 5 21, 18 6 24, 20 7 27, 32 और 15 47, 36 और 18 54, और 40 और 21 61। तो इस तरह से आप a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये आपका मैट्रिक्स आया, और इसका ऑर्डर आप चेक कर लीजिए, तो इसका ऑर्डर आपको 2/3 का मिल जाएगा। समझ आ गया होगा आप सभी बच्चों को। और यहीं पर इसी जगह पर अगर मैं बात करता कि b को a से मल्टीप्लाई करना है, हमको b मल्टीप्लाई a करना है, तो हमको क्या चेक करना पड़ता? b में स्तंभों की संख्या और a में पंक्तियों की संख्या हमको चेक करनी पड़ती। तो b में कितने स्तंभ हैं? 3। a में पंक्तियां कितनी हैं? 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 2 ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मींस BA इज नॉट पॉसिबल। देखो हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन B is not equal to number of rows in A। मैट्रिक्स B में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स A में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, therefore BA is not possible। BA is not possible, BA संभव नहीं है, तो BA को हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ठीक है। इस तरह से ये दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ये आपने सीखा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, तो उससे अगर कोई कमी भी रह गई होगी तो वो क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले। ओके बेटा, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल और हमने ले लिया है। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, और हमको इसमें से ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी। अब सबसे पहले अगर ए बी फाइंड आउट करना है तो जो मैंने कंडीशन बताई है उसको चेक करिए, क्योंकि अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आप ए बी फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ए का ऑर्डर क्या है? 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, देन इट हैज ऑर्डर 2/3। इसमें 3 रोज हैं और 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर होगा 3/2, ओके। अब हमको चेक क्या करना है कि इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या 3 है, इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 3 है। इट मींस दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू number of columns in matrix A is equal to the number of rows in matrix B। मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, therefore AB is possible। ए बी पॉसिबल है, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई हम करवा सकते हैं। और एक चीज देखिए, बी में स्तंभों की संख्या 2 और ए में पंक्तियों की संख्या 2, इसका मतलब है बी भी पॉसिबल है इस केस में, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी number of columns in matrix B is equal to number of rows in matrix A। आप देख सकते हैं B में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2, और A में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, दोनों आपस में इक्वल हैं। Therefore
बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल, बी ए भी संभव है। मतलब इन दोनों के केस में हम ए को बी से मल्टीप्लाई करके ए बी भी निकाल सकते हैं और बी को ए से मल्टीप्लाई करके बी ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो मर्जी निकाल के देख लो, आपको तो चेक करना है कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं, मैं बी ए निकाल देता हूं इस बार। ठीक है, बी ए फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले तो देखने वाली बात ये, पहले मैं ठीक है बी ए फाइंड करेंगे। मैं पहले बी लिख देता हूं, 2 3 4 5 2 1, ये मैंने बी लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाई ए में इसको लिखेंगे 1 -2 3 -4 2 5, ये हमने ए लिख दिया। ठीक है, बी का जो ऑर्डर है वो है 3/2 का, बी का ऑर्डर है 3/2, ए का ऑर्डर है 2/3। तो बी में स्तंभों की संख्या में पंक्तियों की संख्या इक्वल है, तभी हम बी ए कर पा रहे हैं। और जब हम ये करेंगे तो हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? आप देखो ये और ये तो इक्वल है, हमें मिलेगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। याद आया आपको? तो जो आपको बी ए मिलने वाला है वो एक 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। 3/3 मैट्रिक्स का अगर आप मॉडल तैयार करते हैं तो वो ऐसा होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके का मॉडल तैयार होगा ये 3/3 मैट्रिक्स का। और अब हमको बस इसी चीज को, इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लेनी है और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप उसका मॉडल बना लेते हैं सबसे पहले, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, और उसमें आपसे कभी फिर गलती नहीं होती है। चलिए बनाते हैं। A11 करना है। अब A11 का मतलब तो बेटा सभी बच्चे अब समझ ही रहे होंगे। A11 मीन्स पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 को करना है 1 से, 3 को करना है -4 से। तो 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 3 को -4 से करेंगे तो -12 आएगा। अब मैं वैसे नहीं लिखूंगा, आप सब समझ सकते हैं। फिर A12 पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो 2 को -2 से करेंगे तो -4, 3 को 2 से करेंगे तो 6। ठीक है, अब यहां पर पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो 2 को करना है 3 से, 3 को करना है 5 से। 2 को 3 से करेंगे 6 और 3 को 5 से करेंगे 15। ऐड कर देना है हमको उन्हें। ठीक, अब ये फर्स्ट लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन को देख लेते हैं। सेकंड लाइन देखिए, इसमें A21 पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 को 1 से करेंगे, 5 को -4 से। 4 को 1 से किया 4, 5 को -4 से किया -20। अब इसी को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 4 को -2 से करना है -8, 5 को 2 से करना है +10। ऐसे ही अब इसको थर्ड कॉलम से करना है यहाँ, तो 4 को 3 से कर देंगे तो 12 और 5 को 5 से करेंगे तो 15। ओके, ये इसको मैं और सही से लिख देता हूँ 15। ओके, अब सेकेंड लाइन भी भर गई, थर्ड रो हमको भरनी है। उसमें थर्ड रो में आप देख सकते हैं क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का थर्ड रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसका ये थर्ड रो, इसका फर्स्ट कॉलम। तो 2 को 1 से, 1 को -4 से। 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 को -4 से करेंगे तो -4। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसकी तीसरी रो, इसका दूसरा कॉलम। 2 को -2 से किया तो -4, 1 को 2 से कर दिया तो 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 को करना है 3 से, 6
और 1 को करना है 5 से, 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस 12 माइनस 10, 6 माइनस 4 2, 15 और 6 21, 20 में 4 माइनस करेंगे माइनस 16, 10 माइनस 8 2, 12 प्लस 15 17, नो 27, सॉरी, आई एम सॉरी, 27। 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, 6 प्लस 5 11। इस तरह से आपने BA निकाला और आप देख सकते हैं 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ये हमने यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लिया था, उससे चेक कर लेते हैं इसका आंसर। -10 -16 -2 2 2 -2 21। ओ, कहीं ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में कुछ मिस्टेक। BA ये एलिमेंट कौन सा है? 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। 4 को 3 से किया तो 4 3 12, 5 को 5 से किया, ओ सॉरी 25, और 25 और 12 दिस विल बिकम 37। ओके, सो आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सा, वो कभी कभार हो जाता है यार, हमेशा नहीं रहता है एक जैसा। तो ये चीज BA आपने निकाल ली, एंड आई होप नाउ आप दो अवयवों के गुणनफल के बारे में भी अच्छे से सीख गए हैं। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आपने अभी अवयवों का योग सीखा था, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, और आप भी गौर से देखिए। जैसे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हिंदी में बोला जाता है क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम। देखना यह है कि क्या अवयवों का योग क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। मतलब ये कि अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास A है और एक मैट्रिक्स B है, तो हमने A में B को ऐड किया और फिर हमने इसका उल्टा कर दिया, यानी कि B में A को ऐड कर दिया। पहले A को लिखा, फिर बाद में B को लिखा, जोड़ा। फिर हमने दोबारा में किया कि पहले B को लिख के बाद में A को लिखा, ऐड किया। तो क्या ये दोनों इक्वल आते हैं? तो हम देखते हैं कि इन दोनों की वैल्यू एक जैसी आती है। मीन्स जो अवयवों का योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय मतलब क्रम आप बदल दोगे तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जिसे बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, इसको साहचर्य का नियम बोलते हैं। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में ये बड़े आ की मात्रा लगेगी इस पे। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस हैं मतलब A, B और C, तो हमने B और C को ऐड किया, उसमें पहले A लिखा और उसमें B और C को ऐड करके ऐड कर दिया। इसकी जो वैल्यू आती है वो A प्लस B प्लस C के इक्वल आएगी। इसका मतलब है जो अवयवों का योग है वो साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, क्या होगा कि B 3 मैट्रिसेस है हमारे पास, तो B और C को पहले हमने अलग ऐड कर लिया, फिर A में B और C को ऐड किया, उसकी वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या किया, इसको रोक दिया यहीं पे। फिर हमने A और B को पहले ऐड किया और जो भी आया उसमें C को ऐड करके देखा और पाया कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आती है। तो इसका मतलब है कि अवयवों का जो योग होगा वो साहचर्य नियम का पालन करता है। थर्ड नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसको देखना है हमको। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी। योग के तत्समक का अस्तित्व, इसको कहा जाता है हिंदी में योग के तत्समक का अस्तित्व। योग का तत्समक क्या होता है? योग का तत्समक ये होगा कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसको अगर हम इस ए मैट्रिक्स में जोड़ दें तो भी मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, यही मैट्रिक्स हमको दोबारा मिल जाए? तो आंसर है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसमें जीरो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर देंगे, या फिर जीरो मैट्रिक्स में आप ए मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो हर हाल में आपको क्या मिलेगा? ए ही मिलता रहेगा। तो फिर जीरो मैट्रिक्स को हम अवयव ए का तत्समक बोलेंगे। समझ आया आपको कि एक जीरो मैट्रिक्स अगर आपके पास है, उसे मैट्रिक्स ए में ऐड करोगे, या जीरो को ए में ऐड करें या ए को जीरो में ऐड करें, हर हाल में आपको ए ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो ए मैट्रिक्स के योग का तत्समक कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के योग का तत्समक बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम कहा जाता है इसको, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी भी अवयव का योज्य प्रतिलोम हम उस अवयव को कहते हैं जिसे अगर हम पहले वाले अवयव में ऐड कर दें तो टोटल वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए। समझ रहे हैं आप? क्या हम बोलते हैं कि किसी भी अवयव का योज्य प्रतिलोम वो अवयव कहा जाता है कि जब उस अवयव को हम इस पहले वाले मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो टोटल जीरो हो जाए। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अब मैट्रिक्स ए में मैं किसको ऐड कर दूं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए? तो ये चीज बड़ा आसान है, आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप इसमें इसका नेगेटिव ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही एक मैट्रिक्स ए में उस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐड करेंगे, इट विल बिकम जीरो। ठीक है, इस तरह से आपको किसी भी ये एडिटिव इनवर्स है, तो हम ऐसे सिचुएशन पे माइनस ए को ए का एडिटिव इनवर्स कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की, प्लीज नोट कर लें इन्हें आप। बेटा इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के गुणन के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अभी मैंने लिखा था क्रम विनिमय नियम। तो गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्या अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? मतलब अगर हम मैट्रिक्स ए बी निकालेंगे, मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करें, क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी? तो आंसर है ये आपस में इक्वल, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पर ये आपस में इक्वल नहीं आती। तो आप सभी को ये चीज याद रखनी है कि अगर दो अवयवों का आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका गुणनफल अधिकतर एक दूसरे के इक्वल नहीं आता, यानी कि ए बी की वैल्यू बी ए की इक्वल नहीं आती, अर्थात अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब ये कि अगर आप तीन मैट्रिसेस हैं आपके पास ए बी और सी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह से उन्हें सॉल्व कर लें? पहले बी सी को गुणा कराएं, फिर जो मिले उसमें ए से मल्टीप्लाई करा दें, वैल्यू आ गई कुछ, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उससे सी से कर देंगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी?
तो आंसर है ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आते हैं। इट मींस जो अवयवों का साहचर्य नियम है, यानी कि अवयवों का जो गुणनफल है, सॉरी, अवयवों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें एक देखा जाता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे आप बोलते हैं वितरण नियम, गुणन का वितरण नियम। क्या ये वितरण नियम का पालन करता है? वितरण नियम का मतलब क्या रहता है? वितरण नियम का ये मतलब रहता है कि जैसे ए है और ये बी प्लस सी हमने कर दिया, इस पे एक अवयव ए है और ये बी प्लस सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी प्लस ए सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। मतलब जो मैट्रिक्स है वो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ए बी और सी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखो बट गया ना, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ये हम कर सकते हैं मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमको क्या देखना है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमको देखना ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस मैट्रिक्स को कहा जाता है। अगर जिस मैट्रिक्स को इस पहली वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो भी मैट्रिक्स यही बनी रहे। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिए, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए। क्या आपके पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यही बना रहे? तो आंसर है ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, तत्समक अवयव। लेकिन याद रहे मल्टीप्लाई इसी ऑर्डर का ही होना चाहिए उससे। ए आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। आप ए को तत्समक अवयव से गुणा करें या तत्समक अवयव को ए से गुणा करें, हर बार आपको ए मिलेगा। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो आई होता है, तत्समक अवयव होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम पहले वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। इट मींस एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, तो हमें समझ जाना चाहिए कि बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देन बी इज कॉल्ड, या ऐसे लिख सकते हो बी एंड ए, देन ए एंड बी आर द multiplicative inverses of each other। अगर कभी भी कोई भी दो मैट्रिक्स आपके पास ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ए बी का व्युत्क्रम है और बी ए का व्युत्क्रम है। ठीक है। अधिकतर ऐसे केसेस में जो बी की वैल्यू आती है, बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हमें ए उधर भेजना पड़ेगा और फिर बी इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स आई ये आता है। और आपने देखा कि ए इंटू आई, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, ए इनवर्स आएगा। उस समय जो बी की वैल्यू होगी वो ए इनवर्स की इक्वल होगी। मतलब कहने का यूं कि अगर ए को हम उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर दें, ए को बी से कर दें, अर्थात ए के व्युत्क्रम से कर दें हम मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगी। उस सिचुएशन पे हम ए इनवर्स को ए का व्युत्क्रम अवयव कहेंगे। समझ रहे हैं? फिर से
अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी और ये ए इनवर्स को ए का व्युत्क्रम कहेंगे। हम ए को ए इनवर्स का भी व्युत्क्रम कह सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो आई के इक्वल आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक चीज मैं और इसमें बताना चाहता हूं, ये कि जो अंतर होता है डिफरेंस मैट्रिसेस का, आपका डिफरेंस में अगर आपने a माइनस बी किया है तो आप याद रखिए, क्या इसकी वैल्यू b माइनस ए के इक्वल आएगी? आंसर इज नो, नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि दो अवयवों का जो अंतर होता है, उनका जो सब्ट्रैक्शन होता है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी प्रॉपर्टीज। इसके बाद अब हम इसके एग्जांपल्स लगाना स्टार्ट करेंगे और इसके एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, आगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन किया है, आगे और भी बहुत सारी चीजों को स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।